नमस्कार। प्रारंभ के एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हम स्वागत करते हैं अजीत सिंह जी का, भूतपूर्व साई कोच और खुद एक रेसलर, साथ ही पहलवानों के दो यशस्वी पहलवानों को पिता भी हैं। दर्शकों, पहलवान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी बातें चल रही हैं उस पर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अजीत सिंह जी से भी बातचीत कर रहे हैं। अब चूंकि अनुराग ठाकुर खेल मंत्री से मिलने के बाद 17 जून की एक डेडलाइन लेके पहलवान चले आए हैं, लेकिन अब बात होनी चाहिए कि जांच कैसे चल रही है। यहां दो तरह की जांचें चल रही हैं। एक पुलिसिया जांच चल रही है आईपीसी में, जहां की बकायदे एक एफआईआर दर्ज है। लेकिन पहले दौर के धरने पर बैठने के बाद, जब अनुराग ठाकुर से समझौते के बाद ये पहलवान धरना छोड़कर उठे थे जंतर मंतर से, तो उसी समय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई थी, 7 मेंबर कमेटी, मैरी कॉम की अध्यक्षता में, जहां जिसका भी काम था इसका जांच करना। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अजीत सिंह जी का। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, नमस्कार सर देखिए, अब 17 जून की एक डेडलाइन तो लेके चले आए हैं और उन्होंने साथ में ये भी कहा है पहलवानों ने कि अब हम एफआईआर पे जो भी जांच होगी उस पर सारी चीज होनी चाहिए। तो वो जांच अपना चल रही है। लेकिन एक बात जो सारे लोग अब भूलने लगे हैं, तो हम चाहते हैं कि जरा इस पर आप प्रकाश डालिए कि एक कमेटी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी बनाई थी, मैरी कॉम की अध्यक्षता में बनाई थी। वहां 6 में से 2 शिकायतकर्ता पहलवान अब तक रिटन एफिडेविट दाखिल किए हैं। आज हमारे सामने सूत्रों के माध्यम से, और यह खबर ऑलरेडी द ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट भी किया है इस पे, और वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसी अलग अलग बातें हैं इन 2 ही रिटन एफिडेविट्स और एफआईआर में, जिनको कि सामने रखा गया है। तो अगर आपके संज्ञान में हो तो आप उनकी बात करें, अदरवाइज मैं जिक्र कर दूं। शिकायतकर्ता नंबर 1 जी, आप मेरे संज्ञान में है और इस विषय पे मैं सुबह एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक, बड़ी बात। तो सर ये पहले कंट्राडिक्शन के बारे में कुछ क्या बताएंगे आप? देखिए, जब आप सच बोलते हैं तो आपको सोच सोच के नहीं बोलना पड़ता है, और आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता है कि किसी घटना के बारे में आपने साल भर पहले क्या बताया था, 6 महीने पहले क्या बताया था, या आज क्या बता रहे हैं, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं और वह पूरा चलचित्र आपके दिमाग में चल रहा होता है। और चूंकि सच चल रहा है तो आपने बता दिया भैया। पर जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आप एक कल्पना लोक में होते हैं, आप कल्पना करके झूठ बोलते हैं, तो हर बार नया झूठ निकलता है। झूठ पुराना आदमी भूल जाता है कि पहले क्या बोले थे, अब क्या बोले। तो सर बात यह है कि यह पूरा मामला तो है झूठा। अब झूठा आदमी, अच्छा दूसरी बात है, न सिर्फ झूठा है बल्कि 5 साल पुराना है, और बिना तैयारी के झूठ बोला गया। यह मैं डे 1 से कह रहा हूं कि पहलवान लोग जब धरने पे बैठे थे तो उनका कोई भी इरादा जॉनसन के आरोप लगाने का नहीं था। ये तो कुछ बहुत चालबाज टीआरपी खोर पत्रकारों ने इनके मुंह से निकलवा ली ये बात। तो इन्होंने जब पहली जांच हुई है ओवरसाइट कमेटी और आईएओ वाली, मैरी कॉम वाली, तो उसमें बोला कि साहब हमको 15 अक्टूबर को 21 अशोक रोड WFI के ऑफिस कम ब्रजभूषण सिंह के सरकारी आवास पे बुलाया गया था डिसिप्लिनरी कमेटी का जवाब देने। तो जब मैं वहां पहुंची तो ऐसे हुआ, मेरे पार्टनर को रोक लिया और अंदर जो है टी शर्ट उठा के जो है जॉन शोषण ऐसे हुआ, और इसका इन्होंने एफिडेविट दे दिया। तो जब फिर पूछताछ की ओवरसाइट कमेटी ने, और चूंकि रिटर्न एफिडेविट दिया था तो बयान से पलटने का कोई चांस नहीं था, तो उसने बोला कि इस दिन तो संडे था जी, तो संडे को कौन सी जांच हो रही थी, संडे को कैसे कार्यालय खुला था, जबकि संडे को उस दिन पता लगाया ओवरसाइट कमेटी ने। तो बोला नहीं जी, संडे को कार्यालय बंद था। तो फिर जब एफआईआर कराई 4-3 महीने बाद, तो डेट बदल दी, 15 की जगह 16 और 17 अक्टूबर कर दिया 2017 का। उसमें जो है ब्रजभूषण सिंह जो है
वो लखनऊ और गोंडा में उपस्थित है, वो दिल्ली में है ही नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं होगा? कॉन्ट्राडिक्शन तो जब झूठ बोलेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन होंगे। जी। और उसी तरह कि हमको विनोद तोमर ने WFI के ऑफिस में जलील किया, पहले बोली हैं। उसके बाद जब FIR लिखाई तो बोले नहीं नहीं, बोले ऑफिस में नहीं, अपने घर किए थे जलील, फ्लैट में। हाँ, यहाँ फिर झूठ बोल दी। पश्चिम बिहार के फ्लैट में। जी। हाँ, पहले बोली है कि तुर्की में जो है 2015 या 16 में जो है अध्यक्ष जी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था तुर्की में। FIR में बोली नहीं नहीं, 16 में मंगोलिया में किया था, क्योंकि तुर्की में तो अध्यक्ष जी गए ही नहीं थे। तो जब झूठ ही बोलना है तो कुछ और बोल दो। ठीक बात। और उसके बाद विक्टिम प्ले करो, गिरफ्तारी नहीं हो रही। अरे तुम्हारी रिपोर्ट में, तुम्हारी कंप्लेंट में फैक्ट है ही नहीं, सच है ही नहीं है। स्क्रूटनी में तुम्हारी कंप्लेंट 1 मिनट टिक नहीं पा रही है। तुम ऑन रिकॉर्ड ओथ लेकर एफिडेविट पे झूठ बोल रही हो। जी, अगला जी। प्रश्न। अच्छा, ये कम से कम 4 ऐसे झूठ जो साफ साफ एफिडेविट में अलग, FIR में अलग। ये शिकायतकर्ता नंबर 1। सर, हमारे दर्शक बड़ा जानना चाह रहे होंगे कि ये शिकायतकर्ता नंबर 1 जिसको मैं कह रहा हूं अभी तक, वो कौन हो सकते हैं? ये विनेश फोगाट हैं, और कौन है? अच्छा जी, विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट। अच्छा, विनेश फोगाट ने अपनी शिकायत में जो FIR में अलग चीजें दी हैं और एफिडेविट में अलग चीजें दी हैं, सर ये बताइए कि ये आखिर मंशा क्या थी अलग अलग देने की? चलिए मान लीजिए अगर एफिडेविट में उन्होंने झूठ बोला तो वही झूठ वो FIR में भी बोल सकते थे, लेकिन FIR में क्यों दूसरी तारीख लिखी, दूसरी जगह लिखी घटना की, और एफिडेविट में इस तरह की लिखी? ये तैयारी नहीं थी या इसके पीछे कुछ और था, या हड़बड़ी में बोला गया झूठ था फिर बाद में तैयारी शुरू की? देखिए, मंच पे तो मुंह से निकल गया था ना जॉन सस्सन। अब जॉन सस्सन के झूठे आरोप लगाने थे। अब इनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था जब ये बैक डेट में आरोप लगा पाते। अरे भैया, बैक डेट के लिए, अरे झूठ बोलने के लिए, नकल मारने के लिए भी तो अक्ल चाहिए होती है। और हमारे यहाँ तो कुख्यात है कि पहलवान जी लोग की अक्ल जो है वो यहाँ नहीं होती, घुटनों में होती है, और भी अन्य विभिन्न अंग प्रत्यंग में भी पाई गई है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो घुटनों से ही जब सोचना है। एक बात है, वैसे मुझे कई बार लगता है कि अगर मेरे जैसे घाघ को ये सलाहकार रख लेते ना, पर इन्होंने प्लानिंग करके तो ये आरोप लगाया नहीं था। नहीं तो अगर प्लानिंग करके लगाया होता तो फिर भी काफी बेटर रिजल्ट आते। जैसे अभी भी टेक्नोलॉजी है ऐसी कि आप किस तारीख को कहां थे, डेट पुराना कैलेंडर खोल लेते, अरे गूगल कर लेते, कैलेंडर खोल के अपना देख लेते कि किस तारीख को आरोप लगा रहे हैं, उस पर संडे है क्या है। अरे अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल है जो कि आपको इतिहास मिल जाती है। आपको मालूम है वो जो गूगल मैप्स होता है उसमें एक हिस्ट्री होती है, अगर आप उसको खोल लीजिए तो वो बता देता है कि आज से 5 साल पहले आप कहाँ थे, कै बजे घर से चले, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए आप, किस दिन, उसको चेक करिएगा। बिल्कुल, गूगल में ये प्रोविजन है, गूगल मैप्स में है। मैं अक्सर उसको चेक करता हूँ। है, एक बार मेरे ब्रदर ने पूछा कि तुम लोग पर साल कब आए थे जी गांव पे, तो फिर मैंने उसको चेक किया, मैंने कहा इतनी तारीख को आए थे, क्योंकि मेरा गूगल मैप जो है वो पूरा मेरा मूवमेंट बता रहा था उतनी तारीख का, इतनी तारीख को यहाँ से इतने बजे यहाँ से चले, यहाँ चले, यहाँ चले। तो ऐसे किसी ऐप का हेल्प ले लेते। पर उसमें एक दिक्कत इनको क्या आ रही थी, अपनी तो लोकेशन ट्रेस कर लेते, शायद की भी है, अध्यक्ष जी की कैसे करेंगे? वो तो सांसद है भाई, पूरा देश घूमता है, पता नहीं कहां।
और सांसद जी के पास एक और बड़ी जबरदस्त LIB है, उनके पास हेलीकॉप्टर है। वो जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, और उनका हेलीकॉप्टर कब उड़ान भरेगा, कब उतरेगा, किस रूट से जाएगा, इसकी एक एक मिनट की परमिशन और एक एक मिनट की जानकारी DGCO को होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उनको बिल्कुल। बकायदा देना पड़ता है प्रोग्राम कि हम इतने बजे टेक ऑफ करेंगे, इतने बजे लैंड करेंगे, यहां से यहां जाएंगे, वहां से क्लियरेंस मिलता है। ऐसे ही अपनी मर्जी से हवा नहीं में आप नहीं उड़ सकते हेलीकॉप्टर से। तो उनके बाकायदे पास तो एक एक पैसा भर के, बाकायदे हाँ पैसा भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता के, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जब कहता है जितने बज के जितने मिनट जितने सेकंड पे, तब उड़ान भरते हैं, उसका पैसा देते हैं, पैसा जमा करते हैं जी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के पास तो बड़ी स्ट्रांग LIBs हैं कि इतनी तारीख को हेलीकॉप्टर ने इतने बजे उड़ान भरी थी और उसमें कौन कौन सवार था। यस, ये भी रिकॉर्ड में होता है कि हेलीकॉप्टर में पायलट कौन है, को पायलट अगर है तो वो कौन है, और कितने को पैसेंजर्स हैं। तो ही हैज गॉट वेरी स्ट्रांग LIBs, ही कैन ठीक बात, प्रूव कि इतनी तारीख को मैं कहां था। ठीक बात। जी अच्छा सर, एक चीज यहां रह गई थी जिसे मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। FIR जब दर्ज हुई तो नाबालिग के साथ 6 और यानी 7 शिकायतकर्ताओं की FIR दर्ज हुई, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो ये कमेटी जो जांच की बनी, जिसके सामने केवल 2 पहलवानों ने यानी 2 शिकायतकर्ताओं ने केवल एफिडेविट दिया है, बाकी 4 ने सर क्यों नहीं दिया? FIR दर्ज कराने में तो रुचि थी, लेकिन वहां एफिडेविट देने में और जांच कमेटी के सामने प्रस्तुत होने में क्या दिक्कत थी सर, क्यों नहीं आए? देखिए, जांच कमेटी के सामने जब ये लोग प्रस्तुत हुए हैं ना, तो मामला एकदम नया नया था, और पहलवानों का ये जो गिरोह है ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि अचानक धरने में ये यौन शोषण के आरोप लग गए, तो सब कुछ बड़ा अचानक हुआ था। तो एक तो अव्वल तो, और मात्र 4 हफ्ते का टाइम दिया था दोनों कमेटी को, 4 हफ्ते में जांच सबमिट करो। अब ये लोग 15 दिन तो कमेटी के सामने प्रस्तुत ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आने को कोई तैयार ही नहीं था। क्या बयान देना है, क्या बोलना है, क्या आरोप लगाने, क्योंकि आरोप तो सब झूठे थे। तो सर, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, इसलिए ठीक वहां बात। पे ज्यादातर लड़कियां उनके सामने, और उसके बाद आपको ध्यान होगा एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, और उस स्टिंग ऑपरेशन में तकरीबन मंच पे बैठी हुई 7-8 लड़कियों ने, जो पहले धरने में मंच पे बैठी थी, उन्होंने उस स्टिंग ऑपरेशन में स्वीकार किया है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, हम तो दीदी लोग बुलाई, हम चले गए, हमको तो पता ही नहीं था ये सब होने वाला है। और उसके बाद फिर कोई नहीं आया मंच पे उस दिन जो बैठी। एक बात बताइए ना मुझे, उस दिन जो आप याद कीजिए, पहले धरने पे विनेश ने कहा था कि जी नहीं नहीं, बिल्कुल। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ लड़कियों के साथ हुआ, उन्होंने मुझे कान में बताया था। फिर बाद में बोली कि नहीं नहीं, उनमें से कुछ लड़कियां तो यहां पीछे मंच पे बैठी हैं, याद है ना? जी जी, मंच पे बैठी एक भी लड़की ने FIR नहीं की है। FIR के लिए तो बिल्कुल 4 लड़कियां महादेव एकेडमी रोहतक द्वारा अरेंज की गई, ठेके पर। महादेव एकेडमी ने ठेका लिया। विक्टिम तो सप्लाई का। ये, हाँ, ये प्रिपेयर्ड नहीं थे ना, क्योंकि जी मामला जी, टोटल फर्जी बनाना था। और फिर बिल्कुल। वही माइनर लड़की को प्रिपेयर किया गया। माइनर लड़की, अच्छा देखिए, मैं तो कहता हूं ना कि नेताजी को इस पूरे प्रकरण में CBI जांच की मांग करनी चाहिए। इस कांड की असली जांच जो करेगी वो CBI करेगी। और मैं आज बहुत जिम्मेवारी से एक बात कह रहा हूं, अगर CBI इस केस की जांच कर देगी तो इसमें षड्यंत्रकर्ताओं ने के पीछे कौन कौन लोग थे, किसने षड्यंत्र किया, किसने इनको बरगला के धरने पे बैठाया, और किसने पीछे से पैसा खर्च किया, और ये जो विक्टिम्स आज तैयार हुई हैं, इसमें कौन कितने पैसे लेकर आरोप बड़ी बात। लगाई है, और मनी ट्रेल,
इसमें तो ईडी भी इन्वॉल्व होगी। जी जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी को सीबीआई और ईडी जांच की मांग करनी चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, इन्हीं 7 विक्टिम में से एक विक्टिम के बारे में उनका मैं हमेशा बोलता हूं, उसका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका कच्चा चिट्ठा मेरे पास है और भी कई लोगों के पास है कि इनका इतिहास क्या रहा है। एंड वन ऑफ देम इज अ हैबिचुअल लायर एंड हैबिचुअल ब्लैकमेलर। हैबिचुअल ब्लैकमेलर समझते हैं अवनीश जी आप? जी जी, ठेका लेके झूठ बोल देना, ठेका लेके नहीं नहीं ब्लैकमेल नहीं करना, गलत तरीके से नहीं साजिश नहीं रचना। नहीं 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 नहीं, इसको हैबिचुअल नहीं कहते। हैबिचुअल मतलब अच्छा, रिपीट ऑफेंडर, बार बार करना। हाँ, बार बार करे, ठीक है। आज ओकरा पे आरोप लगा के उससे 10-20 लाख ले लेना, फिर कल इस पे आरोप लगा देना, इसको फंसा देना, फिर इससे समझौता कर लेना, फिर उसको फंसा देना, उससे समझौता कर लेना। इन 7 में से एक ऐसी है जिसका बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड है, हवा में नहीं बात कर रहा हूं। हाँ जी, जी एक महिला पहलवान का पुलिस रिकॉर्ड है, कोर्ट रिकॉर्ड है। वो पहले भी इसी तरह लोगों को जान सत्सन के आरोप लगा के फंसा चुकी है, जेल भिजवा चुकी है और समझौते कर चुकी है। तो ईडी, वो मनी ट्रेल वाली जो मैं बात कर रहा हूं ना, बहुत अभी तो इस इनके अलमारियों से बहुत स्केलेटन्स निकलेंगे। समझ आ रही बात। मैं ऐसे ही नहीं, मैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया का दल्ला पत्रकार नहीं हूं। मैं खोजी पत्रकार, हालांकि पत्रकार तो ही नहीं हूं, मैं खोजी पहलवान हूं। जी, मैं ये खोज करता हूं। ये टर्म आपने बढ़िया मैं निकाला कि आप एक खोजी एक मिनट, पहलवान हैं, है ना? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हमारे जासूस हरियाणा के कोने कोने में फैले हुए हैं। ऐसे ही मैंने अपना फोन नंबर सार्वजनिक नहीं किया है। बहुत जी जी लोग हमको सूचना देते हैं, ऑथेंटिक सूचना। और सुनिए, जिस दिन चार्जशीट दायर हो जाएगी, आप कह रहे थे ना कि जब ये बरतिया चल जाई तो हमन का हुई है, और ये बाप रे बाप, जब ये चार्जशीट आ जाई ना भैया, मैं चाहूं तो इस पर लगातार 2 साल तक रोज 2 शो कर सकता हूं इसी एक कांड में। क्योंकि चार्जशीट जो होगी ना, वो होगी कम से कम 10,000 पेज की, और उसकी आधिकारिक निश्चित, कॉपी मिलेगी। और उस बिल्कुल। चार्जशीट में एक एक आदमी के बयान की धज्जियां उड़ाऊंगा मैं आने दीजिए समय। चलिए, आने खोजी दीजिए। पहलवान के रूप में ये आपने एक नया टर्म दिया पत्रकारिता के संदर्भ में, खोजी खोजी पहलवान। पहलवान। तो जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए जरा कि ये जो सामने आ रही है एफिडेविट में, ये लोचा और इसमें ये लोचा, आपने नाम भी बता दिया जिसको मैं शिकायतकर्ता नंबर 1 कह रहा था। आपने कहा सीधे सीधे कि ये विनेश फोगाट हैं। क्या यही वजह है कि विनेश फोगाट अचानक सीन से गायब नजर आ रही हैं? साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया तो दिखाई दे रहे हैं, और विनेश फोगाट जिस दिन अनुराग ठाकुर से मिलने गए ये लोग, और एक 17 तारीख की नई तारीख लेके आए जिसको आप लॉलीपॉप कह गए खोजी पहलवान के रूप में, तो विनेश फोगाट अचानक जो है वो गाड़ी से उतरती हुई दिख रही हैं, और उतर के पता चला कि साहब वो तो अपने गांव पे थी। तो क्या यही वजह है कि ये अभी जो आपने बताया कि एफिडेविट में तो मामला कुछ और है, तारीख कुछ और है, घटना स्थल कुछ और है, एफआईआर में मामला कुछ और है, तो ऐसा क्या ये वजह है कि विनेश फोगाट अब क्या कहते हैं उसको, बिखरे बिखरे से मेरे सरकार नजर आते हैं, इस टाइप का माहौल हो गया है? मैं आपको बताऊं, देखिए, ई जोन गिरोह हो, इसमें बाकी सब लोग बच जाएंगे। बजरंग पूनिया जी बच जाएगा, मतलब बजरंग पूनिया पे सिर्फ मानहानि का दावा होगा, हम्म, और बाकी 7 में से 6 कंप्लेनेंट्स वे बच जाएंगी। एक जो है वायदा माफ गवाह हो जाएगी, है? ठीक बात। जेल सिर्फ एक को जाना है, वो हमारी विनेश जी। विनेश जी का विनाश होना
तो अवश्यंभावी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है और आपराधिक झूठ बोला है, आपराधिक मानहानि के आरोप लगाए हैं और शपथ पत्र देकर आरोप लगाए हैं, शपथ पत्र दे के झूठ बोला है। तो वो जितनी धाराएं लगती है ना, 420 वाली, 120 वाली, और वो मैं वकील तो हूं नहीं पेशेवर, तो भूल जाता हूं, तो वो तमाम धाराओं में अगर कोई जेल जाएगा तो वो विनेश फोगाट है। बाकी सब ये सब जेल जाने तो बच जाएंगे। हाँ, आपराधिक जी मानहानि में एक भिखारी हो जाए वो अलग बात है। जी जी जी। तो सर वो उसको अंदेशा हो गया कि वो बहुत बुरी तरह फंस गई है, अब वो सही। बच निकल, और उसका एक ही रास्ता है। वो बोला था ना गब्बर सिंहवा शोले में कि कहाँ है रे फौजी नंबर 2, और फौजी नंबर 2 जो है आया और क्या नाम, बोला चल साले पैर पे गिर के माफी मांग। खैर वो सिनेमा था इसलिए वो आंख में गुलाल उलाल फेंक के पिस्तौल छीन लिया था, है ना। तो जी ये तो रियल लाइफ है ना, ये सिनेमा नहीं है। सर पैरों पे नाक रगड़ के माफी मांगेंगी यही विनेश फोगाट। क्यों? क्योंकि ठीक है सर। जेल जाने का काम किए हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। हालांकि हम लगातार अपने वीडियोस में नीचे जो दर्शकों की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, कहीं भी जब जब जिस वीडियो में हम लोगों ने माफी की बात की है और कहीं गलती से हम लोगों ने अपनी चर्चा में ये कह दिया है कि बच्चे हैं माफ तो कर ही दिए जाएंगे या माफ करने का मामला एक दिन आएगा ही सामने, तब तब दर्शकों ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और दर्शकों का यह कहना है कि बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग जो कुश्ती का इतना बड़ा नुकसान किया, जिन्होंने हजारों लाखों बेटियों को बदनाम कर दिया, उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अब आगे कुश्ती जो पटरी से उतर चुकी है, अखाड़े से बिखर के सड़क पे आ चुकी है, मंचों पर जा चुकी है, खाप पंचायतों में जा चुकी है, वो कब वापस रिंग में आएगी, अखाड़े में आएगी, ये बड़ा नुकसान है। और दर्शकों, मैं सच कहता हूं, दर्शकों की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया है, कई लोगों ने तो लगभग डांटने वाली टिप्पणी की है कि आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, माफ कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं माफ किया जाना चाहिए। बहरहाल, अच्छा सर, आज 9 तारीख है, सोनीपत में जो खाप की महापंचायत हुई थी, उसमें बजरंग पूनिया जब गए थे गृह मंत्री से मिलने के अगले दिन, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि हे बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों, आप लोग हमारा ठेका मत उठाइए, हम लोग खुद अब डिसाइड करेंगे कि हमको कब पंचायत करनी है और कब हमको धरना अनशन प्रदर्शन करना है। लेकिन एक जो आपके हिसाब से धरना जीवी और मेरे हिसाब से आंदोलन जीवी, हमारे जो राकेश डकैत साहब, सॉरी माफ कीजिएगा, राकेश टिकैत साहब, वो जो है वो उसी पंचायत में जाके उन्होंने बोला था कि साहब 9 जून तक का टाइम हम केंद्र सरकार को देते हैं, वरना सब्जी बंद कर देंगे, दूध बंद कर देंगे, दिल्ली के दरवाजे बंद कर देंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे। परसों नरसों जब साक्षी मलिक ने नौकरी ज्वाइन कर लिया, तो फिर एक बार फिर तमतमाते हुए हमारे डकैत, एक बार फिर माफ कीजिएगा सर, टिकैत साहब फिर सामने आए और उन्होंने कहा कि अजी ऐसा है कि 9 तारीख आने दो, 9 तारीख के बाद हम बताएंगे। आज 9 तारीख है सर, कल क्या बताएंगे राकेश टिकैत साहब, और किस हैसियत से बताएंगे जब उनको मना कर दिया पहलवानों ने? कुछ नहीं करेंगे, उठा है जवान, कुछ करके दिखाएगा, अरे मुंह मात के सो जाएगा, कुछ नहीं करे। अरे सर ऐसा न कहिए, अरे सर ऐसा दुनिया न कहिए, जानती वो है। सर वो साल भर रोजगारी आदमी है, ऐसे किसी का रोजगार आप मतलब वो कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, वो कहीं एक नई महापंचायत की डेट फिक्स कर देंगे। अच्छा, ये एक ठीक। नई महापंचायत की डेट फिक्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और इसी तरह ये लोग महापंचायत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, 2024 बीत जाएगा। ठीक बात उनको सर। कोई सीरियसली अच्छा लेता नहीं है, टिकैत को कोई सीरियसली लेने वाला मैटर ही नहीं है, वो ही इज अ नॉन सीरियस पर्सन। नॉन सीरियस, मैं तो उस ठीक आदमी बात को है। डिस्कस करना तक पसंद नहीं करता हूं। अच्छा ठीक बात है सर। वैसे मैं आपसे, चूंकि आपके सूत्र जो है खोजी पहलवान के रूप में, आपके सूत्र जो है हरियाणा से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर जगह बिखरे हुए हैं, तो सर आप जो बार बार कई वीडियो में आपने कहा कि राकेश टिकैत जी को उनकी धर्मपत्नी जी भी नहीं उनकी सुनती हैं,
तो सर किसी अपने सूत्र से जरा पता लगाइएगा कि क्या धर्मपत्नी जी कुछ सुनने लगी हैं क्या, मतलब घर में कोई पंचायत वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ऐसे सर कैसे आप किसी को खाली बैठा दीजिएगा? कल 10 तारीख शुरू हो गई सर, आज अल्टीमेटम, कल 10 तारीख हो जाएगी। नहीं नहीं, वो आज वो नई डेट रख देंगे। वो उनकी अच्छा। वो इंडियन जुडिशरी की तरह हर तारीख पे नई तारीख लेने के लिए ही, भाई पेशकार को 50 रुपया दो और नई तारीख लो, बस। वो एक डेट रखते हो, उस पर महापंचायत करते हो, उस पर ठीक है अगली महापंचायत की तारीख तक होगी, बस, कुछ नहीं। ठीक सर, ठीक सर। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपने इसी चर्चा में कहा हमसे बातचीत करते हुए कि सीबीआई जांच, और कई कई दर्शकों ने भी ये बात लिखी कि सीबीआई जांच इसमें करा ली जाए। मजे की बात यह है कि नार्को और पॉलीग्राफी, ईडी भी, जी, ईडी की जी, और सीबीआई दोनों, क्योंकि इसमें ठीक बात, पैसा इन्वॉल्व है। इस कांड में पैसा निकल के आएगा, ईडी ठीक की बात, जांच भी जरूरी है। ठीक बात। और दर्शकों आपको बता दूं, बार बार ये हमारे खोजी पहलवान अजित सिंह जी ईडी को क्यों ईडी पे जोर दे रहे हैं। ईडी दरअसल मनी ट्रेल खोजती है, और मनी ट्रेल एक ऐसा सबूत होता है जो कि तुरंत अमिट सबूत होता है और बड़ा कंफर्म सबूत होता है कि पैसा एक जगह से चला दूसरी जगह से पहुंचा, उसके तमाम साक्ष्य होते हैं। इसलिए उसको अदालत में उस ऐसे सबूत बहुत तेजी से टिकते हैं और सच्चे होते हैं, क्योंकि आदमी तो झूठ बोल जाता है, पैसा जब चला है आज के युग में तो वो अपने निशान छोड़ जाता है। सर ये बताइए कि शुरू में नार्कोग्राफी और नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी की जांच करने वाले आखिर संपूर्ण न्याय के लिए सीबीआई की मांग से एकदम फरार क्यों हैं? एक बार भी सीबीआई जबान से नहीं निकल रहा है इन पहलवानों के या इनके समर्थकों के या इनके बड़े बुजुर्गों के किसी के। सर वो जानते हैं ना भाई, एक मिनट, दिल्ली पुलिस की जांच को खारिज कर देना, नहीं हमें दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है, दिल्ली पुलिस बेईमान है, सर ये आसान है, अपेक्षाकृत आसान है। सीबीआई जांच को इस तरह खारिज कर देना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है? ठीक बात। और ईडी के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। और सीबीआई और ईडी जो प्रूफ निकालेगी ना, हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी इस केस में बहुत ही शानदार, बड़ी जबरदस्त जांच की है और एक एक प्रूफ को लेके आई है। मैं आपको आज का एक किस्सा बताऊं। आज सुबह जगबीर दहिया नाम के एक इंटरनेशनल रेफरी हैं कुश्ती जगत के, उनका एक बयान चल रहा था कि लखनऊ में एक ट्रायल के बाद जब ग्रुप फोटो होने लगा, तो होता क्या है कि जब ट्रायल हो जाती है किसी कंपटीशन के लिए, भाई एशियन चैंपियनशिप के लिए मान लीजिए ट्रायल हो रही है, तो ट्रायल के बाद सभी बच्चे जो सिलेक्ट हुए होते हैं वो आगे बैठ जाते हैं और पीछे ऑफिशियल्स बैठ जाते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं, और उसके बगल में फेडरेशन ऑफिशियल्स और जो भी मान लीजिए अगर लखनऊ में हो रही है तो वहां पे साई ईडी के मतलब वो साई के ऑफिशियल सारे बैठ जाते हैं, एक ग्रुप फोटो होता है। तो उसमें एक लड़की ने आरोप लगाया कि जब मैं वहां पे ग्रुप फोटो खिंचा रही थी तो वहां पे नेताजी ने मुझे इनएप्रोप्रिएट टच किया, बैड टच किया। अब उस पे जगबीर सिंह दहिया आज इंडिया टीवी पे बयान दे रहे थे, तो इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में भी सवाल पूछे हैं। और उस फोटोग्राफ में, भाई चूंकि ऑफिशियल फोटोग्राफ खींचा जा रहा था, तो साहब होता क्या है कि जो ऑफिशियल फोटोग्राफर होता है सिर्फ वही एकमात्र फोटोग्राफर नहीं होता है। आज के युग में हर आदमी के पास कैमरा है, और बच्चे जब ट्रायल देने जाते हैं तो उनके कोचेस, उनके अभिभावक, उनके साथी प्लेयर भी साथ होते हैं, वो सब भी फोटो खींच रहे होते हैं, उसमें तो बहुत से लोग वीडियो बना रहे होते हैं। और पुलिस का जांच करने का एक तरीका है, एक ग्रुप फोटो में यदि 50 लोग हैं तो दिल्ली पुलिस ने उन 50 को गवाह बनाया है कि तुम बताओ जब ये फोटो खींची जा रही थी, देखो तुम यहां खड़े हो या तुम यहां खड़ी हो, तुम यहां बैठी हो, हाँ जी हो, क्या यहां पे कोई इनएप्रोप्रिएट घटना हुई थी? नहीं हुई थी। वो लड़की कहती है मुझे, तो इनएप्रोप्रिएट टच के बाद शरीर के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, शरीर पे किसी किस्म का तनाव, तो उस फोटो में वो लड़की जो है नीचे बैठी हुई है और एकदम हनुमान जी बन के बैठी हुई है, उसके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही है कि मतलब शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी सिलेक्टेड फॉर एशियन चैंपियनशिप। तो जिस लड़की का मात्र करीब 30 सेकंड पहले
किसी ने इनअप्रोप्रिएट बॉडी टच मॉलेस्टेशन किया है, वो हनुमान जी बन के फोटो खिंचाएगी, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई। और ऐसी दिल्ली पुलिस ने ऐसे 50 फोटोग्राफ निकाल लिए। इतनी व्यापक जांच की है सर दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की जांच जी को खारिज करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। जी तो जी, सर ये मैंने, जैसा कि मैंने बताया है, ये मामला औंधे मुंह गिर चुका है। दिल्ली पुलिस बिल्कुल। बहुत आसानी से कोर्ट में इसकी पूरी हकीकत रख देगी। जी, अगला प्रश्न। आई ठीक थिंक है, वी शुड कंक्लूड। ठीक बात। मुझे लगता है कि अब हम सभी को अब नहीं जाते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि दर्शक इस बार मुझे कितना डांटेंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से विनेश फोगाट के भविष्य के बारे में बताया, और वो भविष्य आप किसी ज्योतिषी की तरह नहीं बता रहे हैं। उन्होंने जो बोया है विनेश फोगाट ने, और जो लगातार उन्होंने बोया है, वो तो उन्हें काटना होगा। और जैसा कि दिखाई दे रहा है, खैर ये जांच का विषय है, कोर्ट का विषय है, सामने सब आएगा। लेकिन हम इसी तरीके से जब जब हमारे सामने कोई इस तरह के फैक्ट्स, कोई इस तरह के खुलासे आते जाएंगे, तो हम उसका विश्लेषण आपके साथ करते जाएंगे। और आज से मैं आपको खोजी पहलवान, एक ये आपने नया टर्म दिया सर ये आपने नया टर्म दिया। तो आइए दर्शकों, लेते हैं खोजी पहलवान अजीत सिंह जी से विदा, और इनको करते हैं धन्यवाद। और आप सभी को नमस्कार करने से पहले फिर मेरा हाथ जोड़ के वही निवेदन कि प्रारब्ध को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को, और नीचे आके जिस तरीके से आप पूरे अधिकार के साथ हमें बता रहे हैं, उसी तरह बताइए कि खोजी पहलवान अजीत सिंह जी से प्रारब्ध के इस मंच पर आपको और किस तरह की बातें सुनना है और किस तरह की बातें जानना है। अजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर।